अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सेकंड यूनिट आपका जो नर्सिंग रिसर्च का हमने स्टार्ट किया हुआ था। क्वांटिटेटिव रिसर्च यहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ था। रिसर्च प्रोसेस से हमने स्टार्ट किया था ये साइकिल। जस्ट हमने इसका ओवरव्यू लिया था। तो आज के लेक्चर में हम ये डिटेल में इसके जो सारे स्टेप्स हैं ना वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस। इसको हम डिफाइन करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है और रिसर्च पर्पस क्या होता है। जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो बेसिकली क्या है? एरिया ऑफ कंसर्न इन विच देर इज अ गैप इन द नॉलेज नीडेड फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली हमारे पास एक एरिया ऑफ कंसर्न होता है जिसमें हम क्या करते हैं, गैप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कि नॉलेज में क्या गैप आ रहा है, प्रैक्टिस में क्या गैप आ रहा है, उस को आइडेंटिफाई करने के बाद आगे उस पर हम स्टडी करते हैं फर्दर, ठीक है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को, उस एरिया को एड्रेस कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम। अब जो रिसर्च पर्पस। रिसर्च पर्पस क्या होता है? ये किसी भी स्टडी का गोल होता है या स्पेसिफिक फोकस होता है, ठीक है। रिसर्च पर्पस इसको हम कहते हैं। अब इसके जो हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो इसका क्या क्या फोकस है? इसके चार मेन फोकस हैं जो कि हमने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, पर्पसेस ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो इसी के भी यही पर्पस है, यही फोकस है। सबसे पहला फोकस क्या होता है? किसी भी सिचुएशन को, किसी भी फिनोमेना को आइडेंटिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना, या कोई वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप देखना, ठीक है। ये फोकस होगा। उसके बाद प्रिडिक्ट अ सोल्यूशन टू अ सिचुएशन, प्रिडिक्शन करना और कंट्रोल करना सिचुएशन को। तो ये चार हमने पर्पस पढ़े थे, यही इसको हम फोकस भी कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल, ठीक है। ये आपने याद करने हैं। उसके बाद ये हमारे पास थी इसकी फर्स्ट की डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है? लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। रिव्यू ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर। अब ये क्या होता है? इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है, जो भी एरिया ऑफ कंसर्न हमने आइडेंटिफाई किया है, उसके बारे में जितना भी नॉलेज था ना प्रीवियस, हमने स्टडीज देखनी है, लिटरेचर रिव्यू करना है कि क्या गैप था, क्या फाइंडिंग्स आई हैं, उन्होंने क्या डिज़ाइन यूज़ किया था और क्या क्या लिमिटेशंस वगैरह हैं, ठीक है। तो जो प्रीवियस जितनी भी स्टडीज हुई है ना उनको हमने समराइज करना होता है इसके अंदर, लिटरेचर रिव्यू के अंदर। जो मतलब कि जो उन्होंने फाइंड किया, जो फाइंडिंग्स आई थी और जो उनके गैप्स थे, ठीक है, उन गैप्स को हमने फर्दर एड्रेस करना है अब, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड हेडिंग है, इसकी थर्ड स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, वो है स्टडी फ्रेमवर्क, ठीक है। स्टडी फ्रेमवर्क क्या होता है कि ये हमारे पास एक पूरा मैप होता है, एक पूरा मॉडल होता है जो कि हमें बता रहा होता है कि हम स्टडी किस टाइप की करेंगे, ठीक है। हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे स्टडी के अंदर, हमारे वेरिएबल्स क्या होंगे, हम थ्योरी कौन सी यूज़ करेंगे, क्या अजम्पशंस यूज़ करेंगे, क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक मैप होता है, एक पूरा मॉडल होता है जो कि हमारी स्टडी को शो कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं फ्रेमवर्क के, वो ये बताया हुआ है। थ्योरी ये हमने पहले पढ़ ली, इसकी डेफिनेशन नर्सिंग थ्योरी के अंदर, ठीक है। अजम्पशंस क्या होती हैं, ये भी हमारे पास ये स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम ट्रू कंसीडर करते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे कि ये ऐसा कोई मेंटल इमेज होता है जो कि हमारे माइंड में डेवलप होता है किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड या किसी भी फिनोमेना से रिलेटेड। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो स्टडी फ्रेमवर्क होता है उसको हम किस 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 वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस किस वे में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो हम इसको मैप की फॉर्म में भी बना सकते हैं, उसके बाद डायग्राम की फॉर्म में भी होता है ये, और नरेटिव फॉर्मेट भी होता है, मतलब कि हम इसको सिंपल पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके तीन फॉर्मेट है, मैप, डायग्राम और नैरेटिव फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं जिनको हम एम्स भी कहते हैं। हमारा एम क्या है स्टडी का, ठीक है। या तो वो जनरल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जो एरिया ऑफ कंसर्न है, वो किस टाइप का है, ठीक है। उसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। मोस्टली जो है वो जनरल ही होते हैं, और लेकिन कुछ स्टडीज़ के कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हम स्पेसिफाई भी करते हैं कि हमारे ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो हम होते ऑब्जेक्टिव्स ही हैं, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म में, और लास्ट पे हम जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस। ये आपको पता है कि एक टेंटेटिव फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जो कि बता रही होती है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ये आगे हम पढ़ेंगे, इसकी पूरी टाइप्स दी हुई हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्या क्या इसकी टाइप्स हैं और इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन टर्म्स आपने याद करनी है। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कुछ स्टडीज में हाइपोथेसिस होती हैं, कुछ स्टडीज में नहीं होते। जैसे कि हमारे पास क्या है कि सिंपल ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी हमारे पास है, उसमें जस्ट हमने डिस्क्राइब करना है अपनी प्रॉब्लम को, जो हमने फिनोमेना ऑब्जर्व किया उसको हमने डिस्क्राइब कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास होती है ना कोरिलेशनल स्टडीज, उसमें हम बनाते हैं हाइपोथेसिस, मतलब कि हम देखते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है या रिलेशनशिप है, तो हम जो है ना वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब ये भी आपने पढ़ी होंगी, दो टाइप्स की होती हैं हाइपोथेसिस, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट आपने ये याद करना है कि किन स्टडीज में हाइपोथेसिस होता है और किन स्टडीज में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्वासाई एक्सपेरिमेंटल हैं और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं, इनमें हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। ये हमारे पास था फोर्थ स्टेप, ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ स्टेप क्या है हमारे पास, फिफ्थ फिफ्थ कंपोनेंट स्टडी वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स का इसको हम अगर डिफाइन करें तो हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज या ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम, जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको मेजर करते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स इनको हम कहते हैं। वेरिएबल्स का मतलब ये क्या होता है, वेरी करना, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट या ऐसी क्वांटिटीज जिसको जो हम मेजर कर सकें या जो वेरी करती हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक एमसीक्यू याद करना है कि जो हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर, कंसेप्ट की डेफिनेशन और कंसेप्ट की टाइप, दो टाइप्स हमने पढ़ी थी। कुछ होते हैं कंक्रीट कंसेप्ट और कुछ होते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ठीक है। अब जो हमारे पास कंक्रीट कंसेप्ट है ना उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं, इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, वेट, ब्लड प्रेशर, ये सारे वेरी करते हैं ना, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनको हम कंक्रीट कंसेप्ट भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं जिसको हम अपनी सेंसेस के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। इसमें क्या है, सेल्फ स्टीम है, इम्पैथी है, क्रिएटिविटी वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, रिसर्च कंसेप्ट, ठीक है। ये आपने एमसी को याद करना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कंक्रीट कंसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने डेफिनेशंस वहाँ पढ़ ली थी। थ्योरी के अंदर दो टाइप्स की होती हैं, कंसेप्चुअल डेफिनेशन और एक होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है वो क्या होती है, किसी भी फिनोमेना की या किसी भी सिचुएशन की जो थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग होती है डेफिनेशन, या किसी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन होती है उसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल डेफिनेशन। इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है इसकी टाइप, वो है ऑपरेशनल डेफिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल हमारे पास है या जो भी फिनोमेना है उसको हम अपनी स्टडी में कैसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या उसको हम कैसे इंटरवेंशन में अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं मेजरमेंट की। तो ये आपने डिफरेंस वहां पे भी पढ़ लिया होगा, ये सेम कंसेप्ट है, चाहे तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो है स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। स्टडी डिज़ाइन जो है वो एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है स्टडी का कि जो हमें बता रहा होता है कि हमने स्टडी कैसे कंडक्ट करनी है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये जो भी हमारे वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे फैक्टर्स जो हमारी स्टडी पे अफेक्ट कर रहे होते हैं ना, उसको उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू, ठीक है। अब जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन कुछ होते हैं, कुछ कोरिलेशनल होते हैं, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये हमारा पूरा चैप्टर आगे आएगा डिजाइन के ऊपर, तो हम इन सबको आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट आपने नाम याद करने हैं, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो हमने डिजाइन चूज करना होता है वो हमने किस बेसिस पे चूज करना होता है, ठीक है, कि हमने कौन सा डिजाइन लगाना है अपनी स्टडी में, डिस्क्रिप्टिव लगाना है, कोरिलेशनल यूज करना है या एक्सपेरिमेंटल यूज करना है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और रिसर्च पर्पस क्या है, ठीक है। उसके अलावा हम कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और हमारा मेथड्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी इसके आगे बताए हुए पॉइंट्स के आपने किन बेसिस पे चूज करना होता है रिसर्च डिज़ाइन को, ठीक है। उसके बाद ये भी बताया हुआ है कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है कि रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्चर एक्सपर्टीज के, जो रिसर्चर है उसको कितना नॉलेज है डिज़ाइंस के बारे में, वो कितना एक्सपर्ट है और इसकी स्टडी का पर्पस क्या है, ठीक है, ये सारे आपने जस्ट रीड कर लेने हैं।
उसके बाद यहाँ पे ये बताया हुआ है पायलट स्टडी क्या होती है। ये जो है हमारे पास स्टडी होती है ना, ये स्मॉल स्केल पे होती है, स्मॉल लेवल पे होती है, जिसमें हम थोड़ा सा जो है ना सैंपल लेते हैं, ठीक है, अपनी स्टडी की जो पॉपुलेशन होती है ना उसमें से सैंपल लेके हम स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है। अपनी जो भी हमने डिजाइन चूज किया होता है उसको हमने देखना होता है कि वो आया कि सही हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जस्ट आपने रीड कर लेना। उसके बाद हमारे पास जो सेवन कंपोनेंट है, पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है। जो पॉपुलेशन है वो क्या होते हैं कि जो जो हमारा जहाँ पे हमने जो हमारी स्टडी का फोकस होता है ना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अब फॉर एग्जांपल कि हमारे हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ठीक है। यहाँ की जो भी हमारे पास स्टाफ नर्सिज हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो हमारी सारी क्या है, पॉपुलेशन है। तो जो भी इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं हमारी स्टडी के, आगे हम पढ़ेंगे दो तरह के होते हैं क्राइटेरिया, इंक्लूडिंग क्राइटेरिया और एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल्स या जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो उसको मीट कर रहे हैं हमारे क्राइटेरिया को, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन में है वो, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन है वो। उसके बाद आगे देखें तो सैंपल क्या होता है। अब जो हमने क्या करना होता है कि हम जैसे हमारे पास अब क्या है, अब इतनी स्टाफ नर्सेज है हमारी, ठीक है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा, एक हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा स्टाफ नर्सेज होती हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम सारी जो है ना उसके ऊपर जो स्टडी करें लार्ज लेवल पे, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं, स्पेसिफिक जो है ना पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अब हम ले लें कोई आईसीयू की नर्सेज ले लें, ठीक है, या फिर हम इमरजेंसी की नर्सेज ले लें जिस पे हमने स्टडी करनी है, तो ये हमारा सैंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये सैंपल जो है वो कैसे सिलेक्ट करना होता है, हमने सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ी होगी, दो टाइप्स की होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आगे फर्दर इनकी सब टाइप्स हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे आपने क्या याद करना है कि जो पॉपुलेशन है वो होल हमारी होती है इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही होती हैं। और जो सैंपल है वो सब सेट होता है, वो हमने पॉपुलेशन से सिलेक्ट करना होता है अपनी स्टडी के लिए, जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है, जिनको हम पार्टिसिपेंट्स भी कहते हैं। तो इनको हमने चूज करना होता है बाय सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है पॉपुलेशन में और सैंपल में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है मेजरमेंट मेथड्स, ठीक है। मेजरमेंट बेसिकली होता है क्या है कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सिचुएशन को नंबर असाइन कर देते हैं ना, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है। ये भी आपने पढ़े होंगे 4 लेवल्स मेजरमेंट के, नॉमिनल लेवल है, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल, ठीक है। तो इनको हम आगे यूज करेंगे, आगे पूरा चैप्टर भी आपका इसके ऊपर है, मेजरमेंट मेथड्स के ऊपर, चैप्टर नंबर 10, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट आपने यहाँ पे डेफिनेशन याद करनी है और इनके नाम याद करने हैं कौन कौन से लेवल्स होते हैं, ठीक है, मेजरमेंट के। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है वो है डाटा कलेक्शन, ठीक है। डाटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा वो होता है सैंपल होता है ना, ठीक है, वहां से हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। अब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हमें डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, अपने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, रिसर्च पर्पस के बारे में, रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। डाटा कलेक्ट करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है। मतलब कि पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो भी हमारी सेटिंग है या जो भी हमारी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम परमिशन लेते हैं, ठीक है, कि हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये वो फिर हमें अपना जो है वो कंसेंट फॉर्म देते हैं कि हाँ हम जो है वो हम आप लोग जो है वो डाटा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमने परमिशन लेनी होती है वहाँ की सेटिंग से, वहाँ की एजेंसी से, और दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना उनसे भी हमने कंसेंट फॉर्म जो है वो फिल करवाना होता है कि वो साइन करते हैं पहले कंसेंट फॉर्म के ऊपर कि हाँ वो विलिंग है पार्टिसिपेट करने के लिए, स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए और डाटा जो है वो देने के लिए, ठीक है। तो हमने दोनों से कंसेंट लेना होता है और हमने इनको ये इंश्योर करवाना होता है कि उनकी जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन रहेगी और वो किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम से पे जो है स्टडी जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी से हट सकते हैं। तो ये हमारे पास थे इसका डाटा कलेक्शन का पूरा प्रोसीजर, इसमें हमने परमिशन लेनी होती है। अब इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्शन करने के, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन, कि हम सिंपली जो है वो वहाँ पे जाएं सेटिंग में, हॉस्पिटल में, वहाँ पे हम नर्सिस को ऑब्जर्व करें कि वो कैसा काम कर रही हैं, कैसी प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है। एक ये मेथड होता है। उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव स्टडीज़ के अंदर, ठीक है। इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ होते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, कुछ होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ठीक है। तो ये हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या होता है कि हम एक पूरा जो है वो उनको परफॉर्मा बना कर देते हैं क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, यस नो में भी हो सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो हमने उनको क्वेश्चन भी देने होते हैं ताकि वो पूरा उसको फिल करें, हम डाटा कलेक्ट कर सकें हम, ठीक है। उसके बाद स्केल्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं और बायोलॉजिकल मैयर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे मेथड्स को, पूरा चैप्टर आगे आपका आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है डाटा कलेक्शन। उसके बाद डाटा एनालिसिस। अब जो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया होता है उसको हमने एनालाइज करना होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर,
जिसको हम कहते हैं SPSS। ठीक है, ये भी आप यूज करेंगे जब आप रिसर्च करेंगे ना। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं। सोशल पैकेज ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंसेज, ठीक है, इसका ये एब्रीवेशन है। इसको हम यूज करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, डाटा जो हमने पूरा कलेक्ट किया होता है ना, उसको इसके अंदर एंटर करते हैं, इस सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं। ठीक है, जैसे इसको एंटर करते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये हमें डिफरेंट चार्ट्स बना के देते हैं, डिफरेंट जो है ना ग्राफ की फॉर्म में डाटा जो है वो हमें शो करके देता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में इंटरप्रेट करते हैं कि हमारी क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या परसेंटेज आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एनालिसिस होता है वो दो टाइप्स का होता है, या तो होता है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और या वो होता है इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है, जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है उसमें हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में डाटा जो है वो शो कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन वगैरह स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस। इसमें हम टी टेस्ट वगैरह लगा रहे होते हैं। ठीक है, टी टेस्ट है, उसमें पेयर टी टेस्ट है, अनपेयर टी टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है दोनों में, डिस्क्रिप्टिव में और इन्फ्लुएंशियल में। ठीक है, ये भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब हमने एनालाइज कर लिया पूरा। ठीक है, कि हमारे ये फाइंडिंग्स आई हैं, ये हमने ग्राफ की फॉर्म में सारा शो कर दिया, ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ठीक है, डायग्राम्स की फॉर्म में हमने सारी परसेंटेज जो है वो शो कर दी है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसका होता है कंपोनेंट वो है डिस्कशन। अब हमने ये देखना है कि जो हमने रिजल्ट निकाला है वो क्या हमें फाइंडिंग दे रहा है, क्या क्या कंक्लूजन निकले हैं। ठीक है, और अब हम इसमें जो फर्दर फर्दर हेडिंग्स करते हैं वो 3 से 4 हेडिंग्स आती हैं। ठीक है, एक है इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं ना उसको हमने इंटरप्रेट करना है, उनके हमने अपनी फाइंडिंग्स निकालनी है। ठीक है, कि हमारे क्या कंक्लूजन आए हैं। ठीक है, अपनी स्टडी से। उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारी स्टडी की, जो कि हमारी स्टडी की जो क्रेडिबिलिटी है ना उसको कम कर रही होती हैं। ठीक है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगी। ये ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि हमारी स्टडी की फाइंडिंग्स को उसकी लिमिट कर रही होती हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को कम कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है इसका वो है जनरलाइजेशन। मतलब कि हमारी जो स्टडी है उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसको हम किस हद तक जो है वो दूसरी पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को, अपने हमारी जो भी कंक्लूजन निकले हैं ना, जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उसको हम दूसरी पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। उसके बाद स्टडी आउटकम्स, कि हमारे क्या अब फाइंडिंग्स हैं, क्या कंक्लूजन है। ठीक है, फर्दर क्या हमने इसको जो है ना स्टडीज में हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 से 4 टॉपिक्स होते हैं डिस्कशन के अंदर, जिसको हमने अपनी रिसर्च स्टडी में एक्सप्लेन करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, लिमिटेशंस, जनरलाइजेशन और स्टडी आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास था इसका पूरा साइकिल, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, और आज के लेक्चर में इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ये आपने अच्छे से करना है। और वैसे भी ये जो हमारे पास स्टेप्स है ना इसके, ये सारे हम इस पे फर्दर हर चैप्टर जो है वो डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम का पूरा चैप्टर है, लिटरेचर रिव्यू का पूरा चैप्टर है, तो आपने वो जो जब आप वो करेंगे ना तो आपको पूरा समझ आ जाएगी। ठीक है, हर स्टेप की। उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है, रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है। इट समराइजेज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ स्टडी एंड आइडेंटिफाइज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ दैट स्टडी टू नर्सिंग नॉलेज। ये बेसिकली क्या करती है रिसर्च रिपोर्ट, हमारी स्टडीज के जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनको ये समराइज कर रही होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मेजर एलिमेंट्स। और उसके अलावा अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना ये भी हम आगे देखते हैं, ये टेबल बना हुआ है, कंटेंट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। इससे पहले हम ये इसको जस्ट आपने रिवाइज सॉरी रीड करना है कि रिसर्च रिपोर्ट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, हम कहाँ कहाँ से रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहला जो सोर्स है इसका वो है प्रोफेशनल जर्नल्स। ठीक है, आप जाएंगे वेबसाइट्स पे, गूगल पे, तो आप जो है ना डिफरेंट टाइप्स की आप जर्नल्स सर्च करेंगे, वहां से आपको रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएंगी। ठीक है, अब जो मोस्ट कॉमन जर्नल्स हैं नर्सिंग में वो क्या है, अप्लाइड नर्सिंग रिसर्च, उसके बाद क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च, ये सारे हमारे पास जर्नल्स होते हैं जिसमें हम रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे नाम लिखे हुए हैं, स्पेशलिटी बेसिस पे भी होते हैं और जनरल भी होते हैं। ठीक है, स्पेशलिटी में क्या है कि हमारी जो भी बॉडी सिस्टम है ना उनसे रिलेटेड आ जाएंगे। ठीक है, जर्नल्स तो हमने जो भी टॉपिक का देखना हो तो हम इन जर्नल्स के अंदर जो है वो रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपने रीड करना है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो कंटेंट है, हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं रिसर्च रिपोर्ट के, वो कौन कौन से हैं। तो इसके बेसिक्स जो हैं वो 6 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन और रेफरेंसेस। ठीक है, ये 6 पार्ट हमने आप देखने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट।
एब्स्ट्रैक्ट आपने देखा भी होगा, आपने डिफरेंट आर्टिकल सर्च किए होंगे जो कि समराइज किया होता है पूरे रिसर्च स्टडी को, ठीक है। ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में पूरी स्टडी को समराइज किया होता है, कंसाइज समरी होती है स्टडी की, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसकी लिमिट होती है वर्ड्स की, ये होते हैं 100 to 250 वर्ड्स तक जो है वो वर्ड्स होते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें रिसर्च पर्पस भी बता दिया होता है, उसके बाद डिजाइन भी होता है, सेटिंग, सैंपल साइज, मेजर रिजल्ट्स और कंक्लूजन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक पैराग्राफ के अंदर समराइज किए होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद आगे हम देखेंगे जो टेबल दिया हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट में, हम क्या क्या देखते हैं, पर्पस देखते हैं, डिजाइन, मेथड, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन और इम्प्लीकेशंस। तो ये हमारे पास एक पूरा जो है वो 250 वर्ड्स का एक पूरा पैराग्राफ होता है, समरी होती है हमारी पूरी स्टडी की, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्स बताए हुए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, जस्ट आपने रीड करनी है। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास जो मैंने आपको बताया मेजर सेक्शंस, जो मेजर पार्ट्स होते हैं रिसर्च रिपोर्ट के, इसमें पहला तो हमने पढ़ लिया एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम, पर्पस, बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंस, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर व्यू बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्या हमने फ्रेमवर्क यूज करना है, उसके बाद हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं और हाइपोथेसिस अगर हैं तो वो बताने होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा जो सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन का, उसमें हमने ये सारे पार्ट्स कवर करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैथडोलॉजी या फिर मेथड्स। इसमें हमने क्या बताना होता है कि हमारा जो रिसर्च डिजाइन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी पॉपुलेशन क्या है, हमारा सैंपल क्या है और हमारी सेटिंग क्या है, उसके अलावा हम कौन सा मेथड्स ऑफ मेजरमेंट यूज कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन प्रोसेस पूरा बताना है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स का आ जाता है सेक्शन। रिजल्ट्स में हम क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसमें हम ग्राफ की फॉर्म में, टेबल्स, फिगर्स की फॉर्म में डाटा जो है वो प्रेजेंट करते हैं, अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पे आता है डिस्कशन, जिसमें हम अपनी फाइंडिंग्स जो है उसको डिस्कस करते हैं, लिमिटेशंस बताते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बताया जनरलाइजेशन, आउटकम्स और जो भी इसमें आती हैं जनरलाइजेशन, इम्प्लीकेशन, सारा कुछ हम बताते हैं डिस्कशन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट के मेजर सेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये सारा आगे बताया हुआ है। पहला इंट्रोडक्शन सेक्शन है, ये जस्ट आपने रीड करना है इसमें, बल्कि आपने ये करना ही नहीं है इसमें, जस्ट आपने टेबल कर लेना तो आपका जो है ना ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा आपने छोड़ देना अंदर से। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है टिप्स फॉर रीडिंग रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। जब हमने रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ना है तो हमने कौन कौन सी टिप्स को यूज करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, स्लोली 2 और 3 टाइम्स हमने रीड करना है पूरी रिसर्च रिपोर्ट को, ठीक है। जैसे हम कोई भी आर्टिकल निकालें, ठीक है, तो एक बात हमें समझ नहीं आती है क्या दिया हुआ है, हम एक बार जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या टॉपिक है, इतना डिटेल में बताया हुआ है, तो हमने सबसे पहले इसको 2 से 3 बार रीड करना है स्लोली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है उसका एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। कि मैंने आपको बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना उसमें पूरी समरी बताई होती है पूरी स्टडी की, ठीक है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसका स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इसकी कौन कौन से इसने मेथड्स यूज किए हुए हैं, इसके क्या फाइंडिंग्स आई हैं, ठीक है। तो हम जब एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं तो हमें थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाता है उस आर्टिकल का, उस रिसर्च का। तो उसके बाद फिर आगे हम मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट देखना है, उसके बाद हमने डिस्कशन की तरफ जाना है, ठीक है। क्योंकि डिस्कशन में क्या होता है कि उसमें बताया होता है कि इसकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या फाइंडिंग्स आई हैं, क्या रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो सारा इसमें हमें पता चल जाता है कि क्या क्या गैप्स वगैरह हैं, ठीक है, क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो ये हमने 2 पार्ट्स में हमें लाजमी देखने होते हैं रिसर्च रिपोर्ट को रीड करते हुए, पहले एब्स्ट्रैक्ट उसके बाद डिस्कशन वाला सेक्शन, ठीक है। ये हमने करना है। उसके बाद अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो जब हमने रिसर्च रिपोर्ट को रीड करना है तो हमने कौन कौन सी थिंकिंग स्किल्स को यूज करना है। वो सबसे पहले क्या है, स्कीमिंग, ठीक है। हमने स्कीमिंग करनी होती है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंडिंग और एनालाइजिंग, ठीक है। ये तीनों टेक्निक्स को हमने यूज करना है रिसर्च रिपोर्ट को रीड करते हुए। अब स्कीमिंग का आपको पता है कि जो कि हम क्या करते हैं, इसमें ब्रॉड ओवरव्यू लेते हैं किसी भी उसका स्टडी का, ठीक है। उसमें हम क्विकली स्टडी करते हैं पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट को, पूरी रिसर्च स्टडी को, ताकि हम थोड़ा जनरल आइडिया ले सकें कि इस रिसर्च टॉपिक में क्या बताया हुआ है, इस पूरे रिसर्च आर्टिकल में क्या बताया हुआ है, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या कंक्लूजन है, ठीक है। तो सारा इसमें हम क्या करते हैं, क्विकली स्टडी करते हैं, क्विकली रिव्यू करते हैं उस पूरे कंटेंट को, पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये होता है स्कीमिंग। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंडिंग। कॉम्प्रीहेंडिंग में क्या करते हैं, हम पूरी स्टडी को जो है वो केयरफुली रीड करते हैं, ठीक है। मेजर कंसेप्ट देखते हैं क्या क्या इसमें फोकस किया हुआ है, कौन कौन से कंसेप्ट यूज किए हुए हैं, कौन कौन से फिनोमेना यूज किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इनके वेरिएबल्स क्या हैं, क्या फ्रेमवर्क है, ये सारा हम डिटेल में कॉम्प्रीहेंडिंग में करते हैं, ठीक है। डिटेल में स्टडी करते हैं, केयरफुली रीड करते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनालाइजिंग। अब हम इसमें एनालाइज करना होता है कि हमारी जो इस ये स्टडी है इसका मेजर गैप्स क्या हैं या क्या इसकी फाइंडिंग्स आई हैं, ठीक है। इसमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया हुआ है, कौन से एलिमेंट्स मिसिंग है, कौन से स्टेप्स मिसिंग है, ठीक है। ये सारा हम इसमें एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट को रीड करने के 3 क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं, ठीक है। ये आपने रीड करनी है, स्कीमिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग और एनालाइजिंग,
ठीक है। तो ये हमारे पास जो था इसका यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्वांटिटेटिव रिसर्च का। ठीक है, ये सारा आपने रीड करना है अच्छे से। अच्छा, अगर हम देखें इसका जो है ना ये वाली समरी, ये आपने लाजमी पढ़नी होती है। ठीक है, इसमें हम समराइज करें पूरे चैप्टर को, तो हमने क्या क्या पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया था क्वांटिटेटिव रिसर्च को। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी चार टाइप्स देखी थी। इसमें डिस्क्रिप्टिव थी, कोरिलेशनल, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था जो जो हमारे पास इसकी दो टाइप्स और थी। ठीक है, एक होती है बेसिक रिसर्च, एक होती है अप्लाइड रिसर्च। इनके आपने दूसरे दो दो नाम याद करने हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्योर रिसर्च या बेंच रिसर्च, इसका नाम क्या था, प्रैक्टिकल रिसर्च। ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी कुछ टर्म्स जिसमें रिगर था और कंट्रोल था, ये भी आपने कर लेना है। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था एक टेबल में, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का, नर्सिंग प्रोसेस का और रिसर्च प्रोसेस का। ये आपने अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, ये कंपैरिजन बताया हुआ है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद हमने रिसर्च प्रोसेस जो आज हमने डिस्कस किया पूरा साइकिल, ये आपने अच्छे से करना है। ठीक है, इसके बाद हमने ये सारे कंपोनेंट्स आज देखे, रिसर्च प्रॉब्लम, पर्पस, लिटरेचर रिव्यू, स्टडी फ्रेमवर्क। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, ये सारा कुछ हमने आज यहाँ तक देख लिया। ठीक है, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, रिसर्च आउटकम, डाटा एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो रिसर्च रिपोर्ट होती है उसके कौन कौन से मेजर सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और हमने उनको रीड करते हुए रिसर्च रिपोर्ट को कौन कौन सी स्किल्स को यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ये सारा आपने रीड करना है, पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं और इसमें से एक एमसीक्यू भी लाजमी आता है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने ग्रुप में मुझसे पूछ लेना है, इसको पूरा आपने अच्छे से रीड करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।